आंख बंद करके विश्वास करना छोड़ दो। ये लोग आपको आपकी टोपियां दिखाकर, आपकी दाढ़ियां दिखाकर पैसा इकट्ठा करते हैं देश। जितना हमने बीजेपी की बुराई की है, इतना ही बीजेपी को फायदा हुआ है, और कहीं हर इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ, सीटों के साथ वो आ जाती है, क्योंकि हम उसको कोसना नहीं छोड़ रहे हैं। रेल जो है पिछले जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं सुन रहा हूँ ट्रेन आएगी, कभी आती नहीं थी, अब तो आ गई है। तो क्या बात करते हो यार, आप कैसी बात करते हो आप यार? आप सच बोलो डंके की चोट के, क्योंकि हमें सिखाया गया है, हमारा दीन हमें सिखाता है सच बोलना। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए, आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है, और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। इंडिया की बात नहीं कर सकते थे आप, नहीं कर सकते थे। इंडिया की बात कर दी तो वहाँ गोली, वहाँ घर में जाके घुस के उसको मारो, ऐसा था। क्या मतलब इंडिया की बात करते थे? करते कौन करता था? इंडियन टीम की बात नहीं करते थे, क्रिकेट जो खेलते क्रिकेट उसकी बात नहीं कर सका, उसकी बात करेगा ना तो उसको काफिर कहते थे। यहाँ जब से मोदी आया, गरीबों ने जीना सीखा। कैसे? हर फैसिलिटी हमारे इलाके में 5 बार बाढ़ आया, 5 बार, कोई पैसा नहीं मिला। इलाके से आजाद बस्ती नेटीपुरा। बीजेपी भी एक पार्टी है, मुसलमानों को चाहिए कि आंख बंद करके बीजेपी पार्टी में 100 का 100% घुसे, और जो वोट हम खराब कर रहे हैं कांग्रेस को देकर बीजेपी को देना शुरू करें। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई वीडियो लेके आए हैं मौलाना साजिद रशीदी, जो कि 72 हुरों को बहुत ज्यादा लगाव है, जिनका 72 हुरों से बहुत ज्यादा प्यार है। अब उन्होंने बोला है कि भाई मुसलमान है, उनके साथ कांग्रेस ने भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, और वो अब बीजेपी को खुलकर समर्थन कीजिए, क्योंकि भाई सबका साथ सबका विकास। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, और इस बार कितने पार कमेंट सेक्शन में रखे। भाई वीडियो शुरू करते हैं। जब राजनीति की बात करते हैं तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है, और आए दिन इसमें हम किसी ना किसी तरह की चर्चा देखते रहते हैं। लेकिन अगर हम मुसलमानों की एक पॉलिटिकल रेलेवेंस की बात करें तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मुसलमानों की तरफ से शिकायत होती है, इनफैक्ट आप भी इस तरह का सवाल उठाते रहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। तो आज ही हमने देखा कि कांग्रेस के एक नेता ने इसी बात से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी कि कांग्रेस ने भी किसी को टिकट नहीं दिया। तो आखिर मुसलमानों का राजनीति में भविष्य क्या देखते हैं, उनकी रेलेवेंस किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आजादी के बाद में मुसलमान जो है सियासी पार्टियों के लिए वोट बैंक रहा है। हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों को जनसंघ से और बीजेपी से डराया और अपना वोट बैंक बना के रखा है। उसके बाद में कुछ रीजनल पार्टियां खड़ी हो गई तो मुसलमान कहीं ना कहीं कांग्रेस से त्रस्त होकर, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने वक्त में कोई कम बातें तो की नहीं है। सही बात है। 60-65 हजार फसादात थे और एक बड़ी लंबी फहरिस्त है अगर देखा जाए तो जो बेशऊर आदमी है, जिनको सियासत की थोड़ी बहुत परख है, उनको पता है कि कांग्रेस ने भी हमें मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, बल्कि जो आज़ादी के वक्त में मुसलमान जहां था उससे घटकर जो है वो 0% पे आ गया है। ना तो वो सियासत में उसका कहीं रुतबा है, ना नौकरियों में उसको कोई जानता पहचानता है। यानी मुसलमान कहीं ना कहीं एक तरह से हाशिए पर आ गया है। और उससे बड़ी बात यह है, देखिए, एक तो होता है गरीब, एक होता है गरीब कहकर उसको ताना दिया जाए, मैं आप तो गरीब हो, आपके पास खाने के लिए क्या है। तो कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसा ही किया। हम माइनॉरिटी तो थे ही, अकलियत में तो थे ही, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर हमें जो कहा है कि दलित से बदतर हो गए हो आप, दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हैं मुसलमान, ये एक बहुत बड़ा ताना है मुसलमानों के लिए, अगर मुसलमान इसको समझे। लेकिन मरता क्या नहीं करता। उस वक्त में कोई मजबूत पार्टी जो सेंटर में कांग्रेस को टक्कर दे सके नहीं थी, इसलिए मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। जो रीजनल पार्टियां हैं, एमएलए के इलेक्शन में उन पार्टियों का सपोर्ट किया मुसलमानों ने, और वो पार्टियां कई बार मुख्यमंत्री, उनके नेता जो है वो रहे हैं हर जगह, हर स्टेट में। अब चूंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस के सामने आई है, तो यहां आकर मुसलमान एक बड़ी दुविधा में फंस गया है। और दुविधा यह है कि कांग्रेस तो चलिए हम उसको आस्तीन का सांप भी कह सकते हैं और ऐसा दोस्त भी कह सकते हैं जिसने कभी हमें नफा नहीं पहुंचाया, लेकिन बीजेपी के साथ मामला यह है कि बीजेपी खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को नकारती है, खुल्लम खुल्ला कहती है भाई हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान को वो पार्टी टिकट नहीं देती। और हद यह है कि अकेली माइनॉरिटी मिनिस्ट्री थी जिसके मुख्तार अब्बास नकवी साहब चेयरमैन मिनिस्टर हुआ करते थे, उस मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया। मौलाना आजाद फाउंडेशन, जिसका 1500 करोड़ का बजट हुआ करता था, जो सेंटर के अधीन था, उसको बीजेपी ने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। इधर अगर हम दिल्ली की हालत देखें तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, कहने को मुसलमानों की सरकार है और मुसलमान के दम पर बनी हुई सरकार है, लेकिन इसने उर्दू अकेडमी को खत्म कर दिया, दिल्ली वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया। दिल्ली हज कमेटी की हालत बड़ी खस्ता है, और जितने भी
मुसलमान ट्रांसलेटर थे तमाम ओहदों पर, सरकारी तमाम जगहों पर, उन तमाम को इसने खत्म कर दिया। वो तो आपने 3-4 स्टेटों में तो इलेक्शन हुआ, वहां पे आपने देखा होगा उसका वो मोहब्बत की दुकान कितनी चली है, वो तो आपने देखी होगी कितनी मोहब्बत की दुकान चली। मेरे ख्याल में धोखे की जिंदगी गुजार रहे हैं, आंखों पे चर्बी ज्यादा पड़ी है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए और आंखों का इलाज करना पड़ेगा उसको ये देखना है। आज जब वो वहां से निकला, कश्मीर में आया, जब वो इख्तिदार में था ना, जहाज में आता था, श्रीनगर में मीटिंग होती थी, ठीक है, बाई रोड कभी नहीं आया, गाड़ी में नहीं, पैदल की बात ही नहीं है। यहाँ ऐसे इन्होंने हालात खराब किए थे। जब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी पीएम बना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना, तो मोहब्बत की दुकान तब खोली, अपने दौर इख्तिदार में नहीं, पैदल वहां से आया, उस इलाके से आया जहां बम ब्लास्ट होते थे, कर्फ्यू होता था, ठीक है, वहां से पैदल आया, लाल चौक में तिरंगा लहराया। किसकी सरकार में? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। अब यहाँ 6 मंथ के लिए बंद हुआ करता था, इंटरनेट बंद होता था। यहाँ 15 अगस्त पे 2 दिन पहले इंटरनेट बंद किया जाता था। 26 जनवरी जब होता था, 4 दिन पहले इंटरनेट को बंद करना पड़ता था। बाहर से किसी का विजिट होता था, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, तो नेट जम्मू कश्मीर का डाउन हो जाता था। कल प्राइम मिनिस्टर भी आए और 2019 के बाद 15 अगस्त भी मनाए, 26 जनवरी भी मनाए, कभी नेट बंद नहीं हुआ। ये किसकी बदौलत? ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की दौलत। और जब से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली है, POJK में नहरें लगते हैं, हम चेक करते हैं, हम देखते हैं, और ये कहते हैं कि हमें जगह दे दो, हम हिंदुस्तान के साथ मिल जाए। ये कई बार आपने देखा होगा पाकिस्तान के मीडिया पे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखिए भाई, इसमें मैंने 1-2 क्लिप कश्मीर की भी लगाई थी, और जो ये कश्मीर के थे चाचा जान, ये बड़े ही बेखौफ वहाँ पर बोलते हैं कश्मीर के अंदर। और इन्होंने एक बात कही भाई वीडियो के एंड में कि POK कश्मीर के भी अंदर नारे लग रहे हैं, और ये भाई उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, इनको तो पता ही है, ठीक है। और आप लोग को उनसे भी ज़्यादा पता है, क्योंकि आप लोगों ने ताऊ के रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी खबरें हैं, अभी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो एक भी खबर है जो बाहर नहीं निकलने देती, उन्हें भाई गला घोट देती हैं। और बतौर, क्योंकि सब कुछ जो खबर आएगी या नहीं पब्लिश होगी, वो खबर को मोहर आखिरी लगाती है पाकिस्तान की आर्मी। और पाकिस्तान की आर्मी ने अभी सोशल मीडिया पर बैन भी इसीलिए लगाया था क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग यहाँ अपने जज्बात को बयां करने लग गए थे, जिसके बाद जो हौसला POK कश्मीरियों का बना है, क्योंकि 76 सालों से तो भाई वो दम घोट के बैठे थे। आप लोगों ने काफ़ी समय पहले देखा होगा कि पाकिस्तान के यूट्यूबर गए थे, तो उन्होंने बताया था यहाँ तक है जो बर्फ़ जमी रहती थी और हॉस्पिटल की सुविधा है नहीं, आज भी वो है जो कंधों पर लेके जाते हैं। और भाई ये सिचुएशन मैं कहूँगा भारत का जो कश्मीर है, वहाँ पर भी कुछ इलाके हैं, एक वीडियो का रिएक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया था, वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन है कि बारामूला लेके उनको जाना पड़ता है, जो दूर दराज गांव है। तो कोई नहीं, ये इस सीजन में भाई ये भी सारी आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी समस्याएं, क्योंकि जो 317 भी 19 के बाद हटा है, 19 के बाद आप लोगों को इतना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट देखने को कश्मीर के अंदर मिली है कि उस डेवलपमेंट का असर POK कश्मीर के अंदर भी देखने को मिला है, जो कि वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपनी आज़ादी के लिए नारे लगाए हैं। आप लोग क्या रहे? जय जवाहर, जय श्री राम।